फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड हमने ये डिसाइड किया है कि जो क्वेश्चन पेपर होगा 2004, 5, 6, 7 इस तरीके से उसको हम दो पार्ट में डिवाइड किया करेंगे। 11th का अलग एक पार्ट में बनाएंगे और 12th का अलग पार्ट में बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। 2004 का है, इसमें से हमने लगभग 10 क्वेश्चन एक साथ बना दिया है, लेकिन आगे से हम इस चीज का ख्याल रखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ए of mass m is placed on a frictionless horizontal surface. Another block B of same mass is kept on A and connected to the wall with the help of spring constant K as shown in the figure. The coefficient of friction between A and B is mu s. The block move together performing simple harmonic motion of amplitude A. The maximum value of friction force between A and B is. तो यहाँ पर देखिए दो कॉन्सेप्ट एक साथ मिला के बात की गई है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर आपको फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए और दूसरी बात आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में वेलोसिटी एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रिवाइज करा देते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। फ्रिक्शन के केस में अगर इस तरीके से दो ब्लॉक रखे गए हों कहीं पर ऊपर नीचे, ठीक, तो सिंपली जैसे ये दो ब्लॉक है, यहाँ पर इस तरीके से एक ब्लॉक रखा हुआ है, दूसरा इसके ऊपर रखा गया, ये किसी सरफेस पर रखे गए यहाँ पर। अभी अगर इसके बीच में यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, म्यू 0 है, यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है म्यू, तो इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये बी है और नीचे वाला ब्लॉक ए है। तो बी का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो बी पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे? एक तो नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर, इसको हम लोग एन बी मान लेते हैं, इसका वेट नीचे लगेगा एम जी, और यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से अगर अब इस पर देखते हैं कि फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कहाँ पर लगा हुआ है। मान लीजिए आपने इधर एक फोर्स एफ लगा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों ब्लॉक राइट साइड में मूव करेंगे। अब राइट साइड में अगर मूव कर रहे हैं तो ऊपर वाले पर देखिए कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब केवल फ्रिक्शन फोर्स ही इसको आगे बढ़ा रहा है। तो ये एफ इक्वल टू म्यू एन बी लगता है, ये इसको आगे मूव कराता है। अब एक्सीलरेशन हम जब निकालना होता है तो दोनों ब्लॉक का एक साथ निकालते हैं और उसके लिए हम लोग लिख देते हैं F इक्वल टू एम ए प्लस एम बी करके निकालते हैं। जब दूसरे ब्लॉक बी को देखना होता है तो ए को देखना होता है, तो ए पर हम लोग क्या करते हैं, ए का वेट लगाते हैं एम जी, इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाते हैं एन ए, और जो एन बी ऊपर लग रहा था वो भी यहाँ पर हम नीचे एक्ट करा देते हैं एन बी, और इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ लग रहा है, ये इसको आगे बढ़ा रहा है। तो इस तरीके से हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन का है। जब ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी जो है ओमेगा ए निकल के आ जाता है प्लस माइनस, और मैक्सिमम एक्सीलरेशन जो है ओमेगा स्क्वायर ए निकल के आता है, ओमेगा स्क्वायर ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। अगर वैसे नॉर्मल केस में देखेंगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर निकल के क्या आता है, के अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर निकल के आता है, और ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स निकल के आता है। ये दो केस यहाँ पर होते हैं। ये मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैक्सिमम ये एक्सीलरेशन है और ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। हमें यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिया हुआ, मैक्सिमम एक्सट्रीम कंडीशन के बारे में बात करनी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो सबसे पहला काम यहाँ पर करते हैं कि ब्लॉक ए और बी का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ब्लॉक अगर यहाँ पर मान लीजिए ए है, तो यहाँ पर इसका वेट लगेगा एम जी, मास एम दिया हुआ है, और यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन एन ए लगे, ठीक है भाई। और फ्रिक्शन यहाँ पर किधर लगेगा उसको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो बी पर लगेगा, और बी को हम तब पहले बनाएंगे। बी यहाँ पर लगा हुआ है, इसका वेट एम जी लगेगा, वेट एम मास एम दिया हुआ है, और इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन एन बी लगेगा। अब यहाँ से देखिए एन बी अगर इस पर ऊपर लग रहा है यहाँ पर, तो एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट करेगा, तो ये एन बी यहाँ ए पर भी लगाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर ए पर एक एक्स्ट्रा फोर्स एन बी भी बनाएंगे, ये फ्री बॉडी डायग्राम हुआ। बी पर एक एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है, स्प्रिंग कितना फोर्स लगाता है, के एक्स लगाता है, एफ इक्वल टू के एक्स। अब ये बात कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब यहाँ पर अगर आप देखिए ब्लॉक ए जो मोशन में होगा वो किसकी वजह से होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन, ये केवल और केवल फ्रिक्शन की वजह से होगा। अगर
बी पर देखेंगे, बी राइट लेफ्ट मूव कर रहा है तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा टुवर्ड्स ए। वो डिपेंड करता है किस मूवमेंट पर किधर मूव कर रहा है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो ऑब्वियस सी बात है ये इधर भी मूव करेगा और इधर भी ऑसिलेट करेगा। तो किसी भी मूवमेंट पर जो भी फ्रिक्शन फोर्स लगे, कभी इधर लगेगा कभी इधर लगेगा, तो बी पर जो डायरेक्शन होगी ए पर जस्ट उसका अपोजिट होगा। तो ए पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो होगा इसके अपोजिट। अगर इस टाइम पर यहाँ पर लग रहा है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा स्मॉल एफ। ठीक, तो स्मॉल एफ यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है। अब देखिए, अब एफ जो भी एक्सीलरेशन है वो ए के केस में केवल हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ लग रहा है, और वो किसके लिए कैसे फोर्स करेगा, तो एफ इक्वल टू ए मैक्स एक्सट्रीम कंडीशन में ये। और ए मैक्स कितना होता है, ए मैक्स होता है यहाँ पर ए मैक्स इक्वल टू सिंपल हार्मोनिक मोशन में ओमेगा स्क्वायर कैपिटल ए होता है। अब देखिए ओमेगा कैसे निकालते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है रूट के बाई एम, स्प्रिंग कांस्टेंट डिवाइडेड बाई मास। लेकिन यहाँ पूरे सिस्टम की बात की गई है तो पूरे सिस्टम में यहाँ पर क्या एक्ट करेगा, मास 2m हो जाएगा, तो ये आ जाएगा k अपॉन 2m। इसमें अगर आप पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा k अपॉन 2m इंटू a। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे f में अगर रखेंगे तो f इक्वल टू m इंटू ए मैक्स, तो k a अपॉन 2m, और यहाँ से mm कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा केवल k a अपॉन 2। तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा वो k a अपॉन 2 होगा। अगर ऑप्शन देखेंगे तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट। एन आइडियल गैस expand isothermally from volume V1 to V2 and then compress to original volume V1 adiabatically. Initial pressure is P1 and final pressure is P2. The total work done is W. Then P2 is greater than P1 and W is greater than 0. P2 is less than P1, W is less than 0. P2 is greater than P1 and W is less than 0. And P2 equals to P1 and W equals to 0. ये चार केसेस दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। क्लास 11 थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट आना जरूरी है, जैसे एडियाबेटिक और आइसोथर्मल कर्व का स्लोप क्या होता है। अब आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, PdV प्लस VdP इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा dP अपॉन dV इक्वल टू माइनस P अपॉन V। मीन्स इसका जो स्लोप होगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। ये कर्व होगा आइसोथर्मल का PV ग्राफ पर, ये स्लोप मिलेगा। एडियाबेटिक प्रोसेस में PV पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर dP अपॉन dV जो मिलता है माइनस गामा P अपॉन V। स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। इसका मतलब ये हुआ, हमने क्या देखा था कि अगर एक ही कर्व पर दोनों ड्रॉ करते हैं एक ही ग्राफ पर इंडिकेटर डायग्राम में, तो यहाँ पर जब एक्सपेंशन होता है तो कौन ऊपर होता है, आइसोथर्मल ऊपर होता है और एडियाबेटिक नीचे होता है। लेकिन अगर यही कंप्रेशन होता है, एडियाबेटिक ऊपर होता है आइसोथर्मल नीचे होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि PV डायग्राम में जो एरिया अंडर द कर्व होता है, यहाँ पर इसके नीचे एरिया अंडर द कर्व एंड वॉल्यूम एक्सिस, इसके बीच में जो एरिया इनक्लोज किया गया है वो रिप्रेजेंट करता है वर्क डन को। एरिया रिप्रेजेंट करता है वर्क डन को। अगर ये साइकिल हमारी क्लॉकवाइज कंप्लीट हो रही है तो पॉजिटिव वर्क डन होता है, और ये साइकिल अगर एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब कुछ इस तरीके से प्रोसेस है, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है तो आप ऐसे कंप्लीट करेंगे ये, तो ये एक तरीके से इसको मिला के एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। या इस तरीके से दिया हो कि यहाँ पर ऐसे दिया है और ये इस तरीके से है, तो यहाँ पर क्या है, ये सब एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर वर्क डन जो होगा वो क्या आएगा, निगेटिव वर्क डन आपको मिलता है। तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से इसका डायग्राम बनाएं तो देख सकते हैं कि शुरू में प्रोसेस है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। हमने मान लिया ये प्रोसेस A to B है, A to B आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, और B to C
एडियाबेटिक कंप्रेशन है। यहाँ पर B2 से एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होता है और आइसोथर्मल का स्लोप कम होता है। अब देखिए इसमें स्टीपर होने की वजह से एडियाबेटिक प्रोसेस में कंप्रेशन में जो प्रेशर होगा P2 वो ज्यादा होगा, P2 बढ़ जाएगा। वर्क डन देखना आपको, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। देखिए एक्सपेंशन का वर्क डन पॉजिटिव होता है तो एक्सपेंशन में वर्क डन कितना हो रहा है, केवल इतना हो रहा है। लेकिन एडियाबेटिक कंप्रेशन का वर्क डन निगेटिव होता है और उसके केस में वर्क डन कितना हो रहा है, यहाँ पर इस तरीके से ये देखिए, ये इतना पूरा वर्क डन कंप्रेशन का है। तो कंप्रेशन का वर्क डन ज्यादा है, इसका मतलब वर्क डन निगेटिव आएगा। या दूसरी तरफ से देखिए कि ये अगर प्रोसेस है यहाँ पर ऐसे जा रहा है और ये साइकिल इस तरीके से कंप्लीट हो रही है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो भी इसके हिसाब से भी आपका वर्क डन क्या आएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर एक क्लियर क्या हो गया कि P2 इज ग्रेटर देन P1, मतलब फाइनल प्रेशर इज ग्रेटर देन इनिशियल प्रेशर एंड वर्क डन इज निगेटिव, दैट इज लेस देन 0। तो ये जहां पर भी फुलफिल होगा वो आपका आंसर आएगा और ये फुलफिल हो रहा है यहाँ ऑप्शन सी में। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट्स एक्सीलरेशन a with time t is shown in the figure. The maximum speed of the particle will be 20 meter per second, 60 meter per second, 550 meter per second and 660 meter per second। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको अभी लास्ट क्लास में हमने देखा, क्या देखा था कि अगर PV कर्व बनाते हैं, P और V कर्व बनाते हैं ये, तो अगर ये कोई कर्व इस तरीके से है तो यहाँ पर ये वाला एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, हमेशा इस एक्सिस को और इस एक्सिस को मल्टीप्लाई करने पर जो क्वांटिटी आती है PV, और PV क्या होता है, वर्क डन होता है। इसीलिए PV कर्व पर ये कर्व और ये वॉल्यूम एक्सिस मिलके जो एरिया इंक्लोज करते हैं वो W वर्क डन कहलाता है। सिमिलर अगर आप यहाँ देखिए तो ये क्या है, एक्सीलरेशन है एक्सिस पर और इस एक्सिस पर टाइम है। अब एक्सीलरेशन और टाइम का रिलेशन वेलोसिटी के टर्म में आपको क्या पता है, एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से अगर आप देखो तो v2 माइनस v1 इक्वल टू आपको मिलता है a इंटू डेल्टा टी। अब देखिए यहाँ a इंटू डेल्टा टी जो दिया गया है कर्व, तो इसका मतलब ये एरिया आपको रिप्रेजेंट क्या करेगा, v2 माइनस v1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो एरिया अगर आप निकालोगे इसका, तो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल इक्वल टू यहाँ पर निकल के आ जाएगा 1/2 बेस 12 सेकेंड दिया हुआ है इंटू हाइट 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 60 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। v2 माइनस v1 यहाँ से निकल के आया। अब क्वेश्चन देखो, अब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब v1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0। तो यहाँ पर v1 0 रख दोगे तो v2 इक्वल टू निकल के आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या मैक्सिमम वेलोसिटी है, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड पूछा है आपसे। अगर एक्सीलरेट हो रहा है, यहाँ पर क्या है, स्लोप नीचे जा रहा है, मतलब एक्सीलरेशन कॉन्टिन्यूस डिक्रीज कर रहा है और 12 सेकेंड टाइम पर एक्सीलरेशन यहाँ पर हो जा रहा है 0। लेकिन फिर भी अगर देखिए स्पीड, मैं कह रहा हूँ कि पहले मिनट में शुरू में 0 से बढ़ रहा है, बाद में ये 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ा, तो 1 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड कितनी होगी, और 10 होगी। उसके बाद फिर कितनी होगी, अगले सेकेंड में मान लो वो 9 बढ़ता है, 9 मीटर पर सेकेंड, तो 19 हो जाएगी। फिर 8 बढ़ता है तो 27 हो जाएगी। फिर उसके बाद 7 बढ़ता है तो 34 हो जाएगी। फिर उसके बाद 6 बढ़ता है तो 40 हो जाएगी। फिर उसके बाद तो इस तरीके से देखिए ये 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो स्पीड तो बढ़ती ही जाएगी जब तक उसका एक्सीलरेशन 0 नहीं हो जाता। एक्सीलरेशन 0 होने के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये v2 हमें मैक्सिमम स्पीड मिलेगी। क्यों, क्योंकि इसके बाद एक्सीलरेशन 0 हो जा रहा है, अब स्पीड बढ़ेगी नहीं। तो यहाँ से देखेंगे तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट। लिक्विड ऑक्सीजन एट 50 केल्विन इज हीटेड टू 300 केल्विन at constant pressure of 1 atmospheric pressure. The rate of heating is constant. Which of the following graph represents the variation of temperature with time? Class 11th thermal properties of substance चैप्टर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला वर्ड यहाँ यूज हुआ है लिक्विड ऑक्सीजन। अब लिक्विड ऑक्सीजन के बारे में पहली प्रॉपर्टी आप ये जान लीजिए कि इसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। नॉर्मल केस में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इसका
मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 54 केल्विन होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो 90 केल्विन होता है। बहुत कम टेम्परेचर पर ये बर्न करना शुरू कर देती है और फ्रीज हो जाती है। अब यहाँ पर दिया हुआ 50 केल्विन पर लिक्विड ही है, तो हमें मानना पड़ेगा, बट एक्चुअल में ये 54 केल्विन होता है। स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला जो रॉकेट यूज हुआ कोल्ड वॉर टाइम पर, जितनी मिसाइल यूज हुई, सब में जब भी हमारे यहाँ पर रॉकेट प्रोपल्सन या हमने लिक्विड इंजन यूज किए हैं तो ऑक्सीजन जो है उसका मेन कंपोनेंट रहा है। अब अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो हमने क्या पढ़ा हुआ, वाटर का एक्सपेंशन कैसे होता है या फेज चेंज कैसे होता है। भाई वाटर के केस में हमने क्या देखा था कि अगर ये पहले 0 डिग्री सेल्सियस से जाता है, यहाँ पर माइनस से जाता है 0 पर, और 0 डिग्री सेल्सियस पर जब वाटर पहुंचता है तो वो फिर आइस से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होता है। कुछ देर तक लिक्विड में कन्वर्ट होता है और उस ड्यूरेशन में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। यहाँ पर जो हीट देते हैं उसको MLF बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। फिर उसके बाद इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है जब वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और यह 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। और फिर उसके बाद जब वो बॉयल करना शुरू होता है तो फिर से उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है और फिर जब वो कम्प्लीटली 100% 100 डिग्री सेल्सियस पर हो जाता है तो ये यहाँ से आगे बढ़ता है और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होता है। तो यहाँ पर जब वो कन्वर्ट हो, फेज चेंज हो रहा होता है तो फिर से उसको हम Q इक्वल टू MLV, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब उसके मेल्टिंग पॉइंट पर जब कोई भी सब्सटेंस पहुंचता है और जब बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचता है तो उसका फेज चेंज होता है और फिर उसके बाद वो दूसरे फेज में कन्वर्ट होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला है 50K पर वो क्या है, लिक्विड है और 300 केल्विन तक गर्म करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप मान लो कि 50 पर वो लिक्विड है तो वो आगे जाकर 90 पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में या वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब जब 90 पर कन्वर्ट होने से पहले एक स्टेट आपको ऐसे मिलेगी फेज चेंज वाली, ये फेज चेंज वाली आपको स्टेप मिलेगी जहां पर स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलना चाहिए, मतलब ये यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है कांस्टेंट। ये शुरू यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक गया, इसका फेज चेंज हुआ और फिर उसके बाद वो फेज चेंज होने के बाद वो आगे बढ़ गया, यहाँ पर वेपर फॉर्म में है ये। तो ऑप्शन जो होगा वो सी करेक्ट होगा क्योंकि यही रिजेंबल करता है वाटर के इससे। Two identical conducting rods are first connected independently to two vessels. One vessel containing water at 100 degrees Celsius and the other containing ice at 0 degrees Celsius. In the second case, the rods are joined end to end and connected to the same vessel. Let Q1 and Q2 be the rate of ice melting in the two cases respectively. The ratio Q1 and Q2 is 1/2, 2/1, 4/1 and 1/4. यहाँ पर देखिए क्लास 11th कंडक्शन थर्मल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपने देखा, पहली चीज क्वेश्चन पे देखिए, पहले केस में दोनों इंडिपेंडेंट कनेक्शन है। इसका मतलब फर्स्ट केस अगर आप बनाओगे तो ये दो वेसल हो गए, यहाँ पर दोनों वेसल में ये इंडिपेंडेंट कनेक्शन बना हुआ है। इसका मतलब इस तरीके से एक रॉड 1 हो गया और दूसरा रॉड 2 हो गया। इसको देख के एक चीज क्लियर है कि यहाँ पर ये दोनों रॉड्स क्या है, पैरेलल में है। दूसरा केस जो दिया हुआ है, दूसरा केस में यहाँ पर दिया हुआ है कि ये वेसल है, इससे एक रॉड इस तरीके से कनेक्टेड है और दूसरी रॉड इसी से एंड टू एंड मिला के कनेक्टेड है, तो ये इस तरीके से है। तो यहाँ पर ये वाला कनेक्शन जो आपको मिल रहा है ये सीरीज मिल रहा है सेकेंड केस में, और फर्स्ट केस में आपको पैरेलल मिल रहा है। अब देखिए हमें पता है कंडक्शन का रेट, हीट ट्रांसफर रेट जो था, रेट की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना हमारे पास जो फॉर्मूला था हीट का फॉर्मूला था, हीट का फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया था हीट ट्रांसफर्ड कंडक्शन में KA T1 माइनस T2 अपॉन L इंटू टाइम, और हीट पर यूनिट टाइम को हम लोग Q लिख देते हैं, तो यहाँ से Q इक्वल टू रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो निकल के आता है वो KA T1 माइनस T2 अपॉन L निकल के आता है। अब देखिए यहाँ पर अगर देखें, इसको रीअरेंज करें तो हम Q को ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन
L बाई के ए। के क्या है? कंडक्टिविटी होती है उस मटेरियल रॉड की। तो इन जो नीचे टर्म होता है डिवीजन में, इसको हम लोग रेजिस्टेंस लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं किससे? करंट से। करंट में हमें पता है करंट क्यों फ्लो करती है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अपोज कौन करता है करंट को? रेजिस्टेंस। तो सिमिलरली हीट फ्लो करती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, जो वोल्टेज डिफरेंस के कंपेयर में होती है। तो यहाँ जो नीचे वाला टर्म होता है डिनोमिनेटर में, उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। हीट का है इसलिए थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो एक चीज यहाँ पर एक क्या क्लियर होती है कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/RTH है, थर्मल रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरी चीज हमें पता है कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है वो R1 प्लस R2 होता है, और पैरेलल में क्या होता है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। अब दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है, एरिया बराबर है, आइडेंटिकल रॉड्स हैं, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी बराबर होगा। तो सीरीज में रेजिस्टेंस 2R हो जाता है और पैरेलल में R/2 होता है। अगर मैं रेशियो निकालूं, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब अगर मैं कहूं कि पहला केस पैरेलल है, दूसरा केस यहाँ पर सीरीज है, इसका रेशियो निकालना है। इसी को हमने Q1/Q2 बोला है। और ये इक्वल टू आपको निकालना है रेशियो, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। अगर वहां से कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो रेजिस्टेंस यहाँ पर पहले ऊपर आप सीरीज का रखेंगे और नीचे पैरेलल का रखेंगे। और सीरीज में रेजिस्टेंस 2R है और पैरेलल में R/2 है। यहाँ से R कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4, या 4/1 आंसर होगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट मिलेगा। A disk is rolling without slipping on a horizontal surface as shown in the figure. Point C is its center. A and B are 2 points equidistant from C. Let VA, VB and VC be the magnitude of velocities of point A, B and C respectively. तो बेसिकली हमें वेलोसिटी VA, वेलोसिटी VC एंड वेलोसिटी VB में रिलेशन निकालना है। रोटेशनल मोशन चैप्टर क्लास 11 से रिलेटेड है। यहाँ आपको रोलिंग का कॉन्सेप्ट पता होना। रोलिंग बेसिकली होती क्या है? इट इज सम ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है स्फेयर है, ये मान लीजिए किसमें है? ट्रांसलेशन में। अगर ये ट्रांसलेशन में है, सेंटर पर वेलोसिटी जो भी है ये VC है, यहाँ पर सेम वेलोसिटी VC होगा और ये पॉइंट भी VC में होता है। सभी पॉइंट्स इसके सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। दूसरा, अगर रोटेशन में है अबाउट सेंटर, इस पॉइंट की होगी ओमेगा आर और इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में ओमेगा आर, और इस पॉइंट की डाउनवर्ड होगी ओमेगा आर और इसकी अपवर्ड होगी ओमेगा आर। ओमेगा क्या है? इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा दी हुई है। अब अगर यहाँ पर इसका रिजल्टेंट देखिए, दोनों सम मिला के रोलिंग मोशन होता है, और अगर आप रिजल्टेंट देखेंगे तो यहाँ पर इधर की वेलोसिटी निकल के आएगी VC प्लस ओमेगा आर, यहाँ पर वेलोसिटी निकल के आएगी इस डायरेक्शन में होगा VC, इस डायरेक्शन में होगा ओमेगा आर। तो यहाँ पर वेलोसिटी इनका रिजल्टेंट आएगा, दोनों परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा VC स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वेलोसिटी यहाँ पर इस डायरेक्शन में ओमेगा आर है, इस डायरेक्शन में VC है। यहाँ पर देखोगे तो ये वेलोसिटी इधर आएगी ओमेगा आर और VC इसका यहाँ पर इस पॉइंट इस डायरेक्शन में आएगा। तो इसका रिजल्टेंट यहाँ पर कोई निकल के आ जाएगा अंडर रूट VC स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ये जनरल कंडीशन थी हमारे पास रोलिंग की। लेकिन अगर विदाउट स्लिपिंग है, विदाउट स्लिपिंग अगर होता है तो उसके केस में क्या होता है? ओमेगा आर इक्वल टू VC हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट कांटेक्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यहाँ पर वेलोसिटी अगर देखेंगे इस पॉइंट पर क्या थी? VC माइनस ओमेगा आर है, और ये इक्वल टू हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि VC और ओमेगा आर दोनों इक्वल हैं।
अब यहाँ से VC और ओमेगा आर इक्वल होने की वजह से ये जो पॉइंट होता है ये किसी भी तरीके से मोशन में नहीं होता, ये हमेशा रेस्ट में रहता है। इसीलिए प्योर रोलिंग के केस में मिनिमम फ्रिक्शन एक्ट करता है, इसीलिए बॉल बियरिंग्स में बॉल्स रखी जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है। दूसरी चीज अगर देखिए तो ओमेगा इक्वल टू यहाँ से निकल के आ गया VC अपॉन आर, मतलब ओमेगा तो कांस्टेंट है, कोई भी जो रोल कर रहा होता है उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक चीज क्या क्लियर हुई, रेडियस ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब ये रेडियस और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जो लेते हैं इस पॉइंट से लेते हैं, और इस पॉइंट को हम लोग इंस्टेंटेनियस सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस सेंटर बोलते हैं। अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि देखो ये वेलोसिटी है प्योर रोलिंग के केस में, ये 4 पॉइंट है यहाँ पर इस तरीके से एक ये, तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर वेलोसिटी ये रेडियस r है, तो यहाँ पर आ गया इसका वेलोसिटी ओमेगा r हो गया, मान लिया हमने। अब देखिए यहाँ से अगर आप ऊपर जाओगे तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2 ओमेगा r। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि रेडियस डबल हो गया, रेडियस डबल हो गया। अच्छा यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर, तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है इंस्टेंटेनियस सेंटर I से, ये हो जाएगी √2r। इसलिए जो यहाँ पर वेलोसिटी आएगी उसकी वो निकल के आएगी √2 ओमेगा r, या VC लिख लो इसी को, √2 VC, √2 VC, ठीक है, या इक्वल टू 2 VC, ये इक्वल टू VC है सेंटर पर जो वेलोसिटी है। तो यहाँ से, और ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन ध्यान रखना, ये लाइन जो कनेक्ट हो रही है उसके परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पर इसने कनेक्ट किया तो इस पर परपेंडिकुलर है, ये कनेक्ट कर रहा है तो इस पर परपेंडिकुलर है। कोई कहे कि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो आपको कितनी होगी ये तो आपको डिस्टेंस निकाल के यहाँ से ये वाली डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, और इस लाइन कनेक्टिंग पर परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी यहाँ से इस तरीके से। ये पॉइंट B की जो डिस्टेंस है इंस्टेंटेनियस सेंटर से वो ज्यादा है, सबसे ज्यादा B की है, उसके बाद C की है, और उसके बाद A की डिस्टेंस होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ B सबसे ज्यादा है, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ C है, और उसके बाद वेलोसिटी ऑफ A होगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन B, a source of sound of frequency 600 Hz is placed inside water. The speed of sound in water is 1500 meter per second, and in air it is 300 meter per second. The frequency of sound recorded by an observer who is standing in air is 12 Hz, 200 Hz, 600 Hz and 3000 Hz. ये क्वेश्चन रिलेटेड है साउंड वेव वाले चैप्टर में। हमने क्या पढ़ा है? डॉपलर इफेक्ट। इसे देख के आपके मन में एक चीज ख्याल आएगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अगर कोई ऑब्जर्वर या सोर्स मूव करता है तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकल के आती है एन डैश या एफ डैश जो भी लिखते हो आप लोग, एन डैश इक्वल टू एन इंटू वी प्लस माइनस वी ओ ऑब्जर्वर के लिए, वी प्लस माइनस वी एस। वी क्या होती है? स्पीड ऑफ साउंड होता है, ये ऑब्जर्वर होता है। वी क्या होता है? स्पीड ऑफ साउंड। वी एस क्या होता है? सोर्स। मतलब ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर चेंज होती है। कैसे चेंज होती है? आपने देखा होगा जब ट्रेन आपकी तरफ आती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और जब दूर जाती है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। बट एक्चुअल में यहाँ पर क्या सोर्स ऑब्जर्वर है, उनके बीच में रिलेटिव मोशन है? तो आंसर है कि नहीं। बात यहाँ केवल मीडियम चेंज हो रहा है, तो मीडियम चेंज होने पर आपको पता है v इक्वल टू न्यू लेमडा होता है, v इक्वल टू एन लेमडा, भी फ्रीक्वेंसी के लिए n लिख दें तो n लेमडा होता है, और ये n कांस्टेंट होता है। मतलब स्पीड चेंज होती है और वेवलेंथ चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। क्लास 12th में आप डिटेल में पढ़ते हैं इसको कि फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों नहीं होती है वेव ऑप्टिक्स में। 11th में ज़्यादा डिटेल में बताया नहीं गया है बोर्ड लेवल पर, अदरवाइज कोचिंग में अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर बताया जाएगा। तो यहाँ से क्या है कि बात की गई है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में रिलेटिव मोशन है नहीं। तो सेम फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी जो फ्रीक्वेंसी सोर्स एमिट कर रहा है, तो 600 हर्ट्ज है,
तो आंसर भी आपका 600 हर्ट्ज ही आएगा। A child is standing with folded hands at center of a platform, rotating about its central axis. The kinetic energy of the system is K. The child stretches his arms so that the moment of inertia of system triples. The kinetic energy of the system now is K by 3, K by 4 और 4K। देखिए यहाँ रोटेशनल मैकेनिक्स से फिर से क्वेश्चन है। आपको पता क्या है, दो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एक तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और ओमेगा क्या होता है, इसकी एंगुलर स्पीड होती है। दूसरी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपको पता होना क्या होता है। अगर टाउ जीरो हो, नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, तो फिर आप यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है। मत पूरे सिस्टम के लिए मतलब I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 लिख सकते हो। क्वेश्चन दिया हुआ है चाइल्ड एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, तो उसके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। जितना बच्चा प्लेटफॉर्म पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स प्लेटफॉर्म भी बच्चे पर उतना ही फोर्स लगा रहा है, इसलिए कांटेक्ट पॉइंट पर नेट फोर्स जीरो होगा दोनों सिस्टम को मिला, दोनों चाइल्ड और प्लेटफॉर्म को मिलाने पर, और टॉर्क भी जीरो होगा। इसलिए यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वैलिड होगा। अगर हम ये मान लें कि इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और काइनेटिक एनर्जी K1 इक्वल टू हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, पहले केस। दूसरे केस में फाइनल केस उन्होंने बताया है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रिपल हो जाता है, मतलब I2 इक्वल टू 3I1 हो जाता है। तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में लगाएं तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अब I2 की जगह पर 3I1 रख दें ओमेगा 2, तो यहाँ से देखें I1 ओमेगा 1 में से I1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ओमेगा 2 की वैल्यू जो निकल के आई है वो ओमेगा 1/3। अब यहाँ K2 इक्वल टू देखें, K2 इक्वल टू निकल के आएगा 1/2 I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। अब 1/2 I2 की वैल्यू दिया हुआ है 3I1 इंटू ओमेगा 2 की वैल्यू हुई है ओमेगा 1/3 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 1/3 इंटू 1/2 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर। मतलब यहाँ से देखें तो 1/3 इंटू K1, और K1 की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में K दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा K/3। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर निकल के आता है B. Which of the following statements regarding mean free path of gaseous molecule is correct? Directly proportional to the number of molecules per unit volume, directly proportional to the average speed of the molecule, inversely proportional to the square of the molecule diameter, inversely proportional to the temperature of the gas। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस चैप्टर से रिलेटेड है, और इसमें मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो सॉल्यूशन आपको पता होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या है, L इक्वल टू 1/√2 पाई ND स्क्वायर। D मॉलिक्यूल डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। N है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जहां पर दिया हुआ है वहां पर अगर आप देखेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है, मतलब ये करेक्ट नहीं हो सकता। दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, कोई लेना देना नहीं है इसमें, ये भी नहीं है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मॉलिक्यूल्स डायमीटर, ये ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ गैस, कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट मिलेगा।